मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट में से क्लास 10th का 7th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है बच्चों झलक, भारत, इंडिया की झलक। भारत बहुत बड़ा देश है, आप सब जानते हैं। हियर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ विविधता में एकता है। आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, सुंदरता बदल जाती है, भाषा बदल जाती है ना, ड्रेसेस बदल जाती हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं, इन्होंने भी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंडिया का व्यू देने की कोशिश की है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड कुर्ग, थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। यानी कि यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है, नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ आपको गोवा की व्यूज मिलेंगे। सेकंड कुर्ग, कुर्ग जो है साउथ इंडिया में है, कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे इसका व्यू मिलेगा हमें। एंड थर्ड चैप्टर में आपको नाम पता लग रहा है, टी फ्रॉम आसाम, आसाम का वर्णन मिलेगा हमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉम आसाम। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का नाम सुनते ही, गोवा जो फेमस है चर्चेस के लिए, उसके कल्चर के लिए, म्यूजिक के लिए, बीच के लिए, उसकी जो सीनरीज हैं, ब्यूटीफुल जो सीनरीज हैं, उसके लिए फेमस है। बट यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो बात करते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है बेकर का। बेकर क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जो ये ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं और केक वगैरह जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेकर। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज में जो है बेकर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, उसी के बारे में जो हमारे यहाँ पे राइटर हैं बात। और यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं वो हमें हमारे इंडिया है उसके एवरी एरिया, स्टेट और रीजन ये बताना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर जो रीजन है, हर स्टेट है, जो उसकी अपनी एक स्पेशलिटी है, अपनी एक पिक्युलरिटी है ना, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा जानी नहीं जाती। ठीक है, इस चैप्टर में जो है वो जो हमारे 3 जो स्टेट्स हैं उसकी कुछ स्पेशलिटीज हैं वो हमें यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और उसका पार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये एक पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल गोवन विलेज का, पारंपरिक रूप से जो गोवा का एक गांव है उसका पेन पोर्ट्रेट। क्या होता है बच्चों कि जैसे हम किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी की अपीयरेंसेस के बारे में, जो कैसा दिखता है, अगर उसके बारे में जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेन पोर्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेकर के बारे में बता रहे हैं, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, अपने समाज में उसका अभी आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, इस पर हम पर केवल जो है ब्रिटिशर्स ने ही कोई रूल नहीं किया। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अलावा जो डचिस लोग आए थे, पोर्तुगीज आए थे, इन लोगों ने भी थोड़ा टाइम जो है यहाँ पे इंडिया में स्टे किया था और हम पर रूल करने की कोशिश की थी। ठीक है, और जो जिस स्टेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, गोवा इज़ ए वेरी स्मॉल स्टेट और इसकी जो कैपिटल है वो पणजी है। ये पोर्तुगीज के अंडर में था, यहाँ पे पोर्तुगीज का रूल था और ये इसको जो पोर्तुगीज से फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, वो 1961 में मिली थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि गोवा को पोर्तुगीज से जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो कब मिली थी, 1961 में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अक्सर सुना जाता है। reminiscing nostalgically का मतलब होता है thinking fondly of the past, कि बीती हुई बातों को, बीती हुई जो सुखद बातें हैं उन्हें याद करते हुए उनको सुना जा सकता है। किसके बारे में, गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, बीते हुए जो पुराने पोर्तुगीज डेज थे, जब पोर्तुगीज का शासन था। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस, पोर्तुगीज और उनकी जो प्रसिद्ध पाव रोटी को याद करते हुए। लॉव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है, पाव रोटी, यानी ब्रेड, जो मोटी मोटी ब्रेड्स होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, वो काफी प्रसिद्ध थी पोर्तुगीज के समय में, उनको याद करते हुए अक्सर सुना जाता है। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वो जो ब्रेड खाने वाले लोग तो वेनिश हो गए, गायब हो गए, चले गए, किंतु यानी कि पोर्तुगीज चले गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1961 में जो है गोवा उनसे फ्री हो गया था। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन वो लॉव्स ऑफ ब्रेड जो बनाने वाले हैं वो अभी भी वहां हैं, गोवा में हैं। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। हमारे बीच में अभी भी मिक्सर्स हैं, यानी कि जो वो सारा जो मिक्स करके जो डो तैयार करते हैं ना, मोल्डर्स हैं। मोल्डर्स क्या होता है बच्चों, जो सांचे, ब्रेड जो है आपको पता है तरह तरह की शेप्स में आती हैं, तो वो सांचों में ढालने वाले हैं। एंड दोज हु बेक द लॉव्स, और बेकर्स हैं जो लॉव्स ऑफ ब्रेड को बेक करते हैं, पकाते हैं भट्टियों में, वो अभी भी हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं, गोवा में।
दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो पुरानी टाइम टेस्टेड मतलब समय की कसौटी पर जो खरी उतरती हैं, जो वो फर्नेसेस हैं, भट्टियां हैं, वो अभी भी उनका अस्तित्व है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो भट्टियों की जो आग है वो अभी तक बुझाई नहीं गई है, यानी कि वो भट्टियां अभी भी जीवित हैं, अभी भी काम हो रहा है उन पर, अभी भी ब्रेड जो है बेक हो रही है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड होती है बच्चों एक तरह की साउंड, एंड जिंगल भी एक तरह की साउंड है यहाँ पे, ठीक है। हमारी गलियों में जैसे गर्मी में आइसक्रीम वाले ठेले आते हैं, तो आप बताइए वो क्या करते हुए आते हैं, एक घंटी सी बजती है ना, टन टन टन, है ना, लाइक दैट, वैसी साउंड। जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कि जो वो थर्ड एक तरह की साउंड और जिंगल है, और ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ क्या करती थी, हेराल्डिंग हिज अराइवल, ये हेराल्डिंग होता है अनाउंसिंग, ये अनाउंस कर देती थी, ये घोषणा कर देती थी, हिज अराइवल, उसके आगमन की, उसके पहुंचने की, इन द मॉर्निंग, सुबह ही, किसके पहुंचने की, जो ब्रेड बेचने वाले हैं उनके पहुंचने की। जैसे ही घंटी बजती थी या थर्ड की जो आवाज़ आती थी, है ना, ठप ठप, तो उस आवाज़ को सुनते ही ये पता लग जाता था कि जो वो ब्रेड बेचने वाले हैं वो आ रहे हैं। तो कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, तो आज भी उन आवाज़ों को सुना जा सकता है, ठीक है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकते हैं कि जो फादर हैं वो जीवित नहीं रहे हों, लेकिन उनकी जो आगे वाली पीढ़ियों ने, उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने वो इस फैमिली की प्रोफेशंस को, अब इस फैमिली के जो व्यवसाय है, जो भी इनका काम है, वो उनको चला लिया है, अभी भी वो कैरी कर रहे हैं उस काम को। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, और ये जो बेकर है ना, उन्हें आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बेकर्स को आज गोवा में किस नाम से जाना जाता है बच्चों, पैडर के नाम से। और कौन सी साउंड जो है उन बेकर्स के सेलर्स थे ब्रेड, उनके आने की घोषणा करती थी, थर्ड एंड जिंगल्स, साउंड ऑफ द थर्ड्स एंड द जिंगल्स, ठीक है। बेकर का बैम्बू होता था, बैम्बू यानी कि एक छड़ी सी होती है, वो बजाते हुए उसे आते थे, वो थर्ड की साउंड देता था, और शायद बैम्बू जो स्टिक है उस पर कुछ घंटियां बंधी होती थी, वो जिंगल की साउंड देती थी, ठीक है। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी आर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। हमारे बचपन में, वो गोवा में रहते हैं हमारे राइटर जो हैं, वो कह रहे हैं हमारे बचपन में, जब हम बचपन में थे, जो बेकर था वो हमारा फ्रेंड, हमारा साथी और हमारा गाइड हुआ करता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आया करता था। अब 2 बार आपसे पूछा जा सकता है वो कितनी बार आता था, 2 बार। कब आता था ये देखते हैं। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक तो आता था सुबह जब वो अपनी बिक्री करने के लिए फेरी पर निकलता था, अपनी टोकरी भरकर, और निकल पड़ता था अपनी ब्रेड को बेचने के लिए। और दोबारा कब आता था, जब अपनी बड़ी सारी ह्यूज बास्केट, मतलब बड़ी सारी बास्केट को खाली करने के बाद जो वापस वो अपने घर को लौट रहा होता था, तो वो 2 टाइम्स उस गली में से गुजरता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। उसके बैम्बू की जो जिंगलिंग थर्ड थी, झंकार युक्त जो आवाज़ थी, है ना, वो हमें जगाती थी फ्रॉम स्लीप, नींद से हमें जगा देती थी, और हम भागते थे उसे मिलने के लिए और उसे ग्रीट करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए। किसका अभिवादन करने के लिए, बेकर्स का, है ना, जो ब्रेड बेचने आते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉ, क्या हमें ये ब्रेड के टुकड़े के प्रेम के कारण था, क्या हम ब्रेड से प्रेम करते थे, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। द लॉज वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्टेन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था कि ब्रेड के प्रेम के कारण ऐसा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो ब्रेड थी, जो लॉज थे, वो तो हमारे घर की जो मेड सर्वेंट्स थी, पास्किन और बास्टिन, वो खरीदती थी, वो जाती थी लेने। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वट वी लॉन्ग यानी जिस चीज़ के लिए हम तरसते थे, क्रेव होता था, हमें इच्छा होती थी, मतलब डीप डिज़ायर होती थी उस चीज़ को लेने के लिए, वो क्या थी, ब्रेड बैंगल्स। क्या थी वो, ब्रेड रूपी, यानी कि वो ब्रेड की जो शेप थी ना, वो बैंगल्स की तरह होती थी। बैंगल्स होती हैं पहनने वाली चूड़ियाँ, आपके दिमाग में आ गई ना बात, तो वो ब्रेड जो है वो बैंगल्स की शेप्स में होती थी, तो उनको उन्हें सेलेक्ट करना होता था, विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम बड़ी ध्यान से जिसका चुनाव करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये विशेष ब्रांड वाली बहुत ही मीठी ब्रेड होती थी, ठीक है। और किसके लिए तरसते थे वो बच्चों, ब्रेड बैंगल्स के लिए, समझ गए आप लोग।
और ब्रेड लेने के लिए कौन जाता था? उनके घर की जो मेड सर्वेंट्स थी, पास्किन या फिर बास्टिन, ये जाती थी। क्लियर? चलिए, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कितनी बार आता था बेकर उनकी गली में? 2 टाइम्स, है ना। कब? जब वो अपनी सेलिंग के लिए निकलता था अपनी बास्केट को भरकर, और सेकेंड टाइम वो जब बेच कर वापस अपनी ह्यूज बास्केट को खाली कर कर वापस अपने घर को जाता था। ट्वाइस टाइम आता था, ठीक है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग झंग साउंड ऑफ इट स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बेकर जो है अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था, संगीत में एंट्री करता था उनकी गली में, जो कि उसकी जो बैम्बू स्टाफ पर बांस की छड़ी की झंग झंग की आवाज़ के साथ उसकी एंट्री होती थी, यानी कि उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी गली में। गली में एंट्री कैसी होती थी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बैम्बू स्टाफ, एक बैम्बू की छड़ी होती थी, उस पर कुछ थर्ड थर्ड उसे वो पटकता हुआ इस थर्ड थर्ड की साउंड के साथ आता था, और झैंग झैंग यानी कि उसके घंटियाँ बंधी होती थी उस बैम्बू पे, तो वो बजाता हुआ आता था, ठीक है। One hand supported the basket on his hand and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ जो है सिर पर रखी उसकी बास्केट पर सपोर्ट कर रहा होता था, और जो दूसरा हाथ था वो बैंग करता था, यानी कि बैंग होता है पटक कर जो आवाज़ होती है ना, उसे बैंग बोलते हैं, ठक ठक की आवाज़ करना, ठीक है। तो दूसरा हाथ बैम्बू की उसकी छड़ी होती थी, उसे ठक ठक, यानी कि ये पता चल जाता था, ये एक हेराल्डिंग थी, एक अनाउंसिंग थी कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, तो वो ऐसे आता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और वो जो हाउस की लेडी होती थी उसे ग्रीट करता था, उसको अभिवादन करता था विद गुड मॉर्निंग कहकर, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और अपनी बास्केट फिर वो सीधी बैम्बू की छड़ी पर रख देता था, यानी कि एक हाथ में जो उसके बैम्बू की छड़ी आती थी ना, छड़ी होती थी जिससे वो टक टक की आवाज़ करता था, तो वहाँ उस ग्राउंड उसके घर के आंगन में वो रुकता और उस छड़ी के ऊपर वो बास्केट को टिका देता। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। हम बच्चों को ना हल्की सी धकेल दिया जाता था डांट के साथ में, एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लॉव्स हैं, ब्रेड हैं, वो सर्वेंट्स को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी कोई हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग भी जो थे बेंच पर चढ़ जाते थे। पैरापेट होती है मुंडेर, है ना, जिसके अंदर से वो झांक सकते हैं, एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम बास्केट में झांकते थे। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स। वो कहता है कि कुछ भी हो, हम मुझे आज भी वो फ्रेग्रेंस, वो सेंट जो है याद है। किसकी फ्रेग्रेंस याद है? उस ब्रेड की, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो बेंच पर क्यों चढ़ते थे, पैरापेट पे क्यों चढ़ते थे? बिकॉज दे वर सो एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट होता था कि जो वो बेकर है वो उनके लिए मीठी ब्रेड, यानी बैंगल्स जिसकी बात कर रहे हैं, ब्रेड बैंगल्स लाया है या नहीं, वो झांक झांक कर देखना चाहते थे, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टू ईट द ब्रेड लॉव्स। वो मतलब ब्रेड को खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो कितने ईगर होते थे और कितना वेट करते थे उसकी जो आवाज़ से। हालांकि बच्चों को सुबह सुबह उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो उसकी एक की आवाज़ को सुनकर वो उठ जाया करते थे, ठीक है। तो लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो बड़ों के लिए क्या होती थी? ब्रेड होती थी, बड़े बड़ी जो ब्रेड्स होती थी, और बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के लिए क्या होती थी? वो गोल गोल बैंगल्स शेप में ब्रेड होती थी। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स। और फिर हम लोग केयर नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे कि हमारे दांतों में ब्रश किया हुआ है या नहीं, वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, हमारा मुंह धोया हुआ है या नहीं, क्योंकि जैसे भी हमने देखा कि उसकी आवाज़ को सुनते ही बच्चे नींद से जाग जाते थे और वो मुंडेर पे चढ़ जाते थे, बेंचेस पे चढ़ जाते थे कि वो उनके लिए मीठी ब्रेड लेके आए हैं कि नहीं। और जैसे ही वो उसकी मेट्स को ब्रेड देते थे तो वो उन्हें इच्छा रहती थी कि वो फटाफट से ब्रेड उनको मिल जाए और वो उसे खा लें। तो वो केयर भी नहीं करते थे कि उन्हें ब्रश भी करना है या नहीं करना। एंड वाई शुड बी, और क्यों हमें करना चाहिए? वाई वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगल लीफ फॉर द टूथब्रश, कि हम वगैरह की टूथब्रश बनाने के लिए, कि पहले ज़माने में क्या है कि मैंगो लीफ से दातुन वगैरह करते थे ना, मैंगो लीफ को तोड़कर फिर उसको टूथब्रश बनाकर ब्रश करना पड़ता था, दांत साफ करने पड़ते थे। तो वो कहता कौन ऐसी तकलीफ मोल ले कि पहले मैंगो लीफ तोड़ें और फिर हम अपना टूथब्रश बनाकर टूथब्रश करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर ये इतना ज़रूरी भी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या कभी टाइगर्स ने कभी ब्रश किया है? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। हो, मतलब वो अपनी ईगरनेस, अपना एक्साइटमेंट बता रहे हैं कि हाँ गर्म चाय पियेंगे ना अभी ब्रेड के साथ में, तो वो सब सही हो जाएगा, गर्म चाय पीने से सब अंदर का सब साफ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा राइटर ने ह्यूमरस इफेक्ट डाला है यहाँ पे, और वो यहाँ पे थोड़ा सा फनी वे में कह रहे हैं, है ना।
तो चलिए आगे देखते हैं। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट loses इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से एक पार्टी और या फिर फीस्ट क्या होता है कि दावत होती है ना, पार्टी और जो फीस्ट है वो अपना चार्म, अपना एक अट्रैक्शन खो देती है ब्रेड के बिना, यानी कि पार्टीज और फीस्ट में क्या होना जरूरी था, ब्रेड। उसी तरह से मैरिजेस गिफ्ट जो थे वो मीनिंगलेस होते थे। मैरिजेस गिफ्ट्स कैसे मीनिंगलेस हो जाते थे, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, यानी कि शादी वगैरह में जो भी ऐसे कोई फंक्शन होते थे वहाँ पे बोल नाम की जो स्वीट ब्रेड होती थी, मीठी ब्रेड होती थी, और ये जो है गिफ्ट्स में दी जाती होगी उस टाइम, तो मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस हो जाते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के, जिसे बोल कहा जाता था। समझ में आ गई बात? वापस से एक बात देख लेते हैं कि जिस तरह से एक पार्टी या जो फीस्ट होती है वो ब्रेड के बिना कोई अट्रैक्टिव नहीं लगती, कोई उसमें मज़ा नहीं आता, उसी तरह से जो मैरिज के जो गिफ्ट थे वो भी मीनिंगलेस हो जाते थे बिना मीठी ब्रेड के, जिसे कि बोल कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है बोल क्या होता है? बोल होता है स्वीट ब्रेड जो कि मैरिजेस गिफ्ट में दी जाती थी, ठीक है। और पार्टी और फीस्ट में क्या चलता है? ब्रेड चलती है, ब्रेड के बिना पार्टी और फीस्ट का कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हम अपन किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में बहुत सारी चीज़ें हों, है ना, बहुत सारे आइटम्स रखे हों, लेकिन बर्थडे का मतलब सबसे पहले क्या आ जाता है, हम हमारे फ़ोन्स में देखें तो इमोजी आती है केक, है ना, तो विदाउट केक जो है हम बर्थडे को इमेजिन नहीं कर पाते। तो उसी तरह से वहाँ पे मैरिजेस गिफ्ट जो होते थे विदाउट बोल, पार्टी और फीस्ट विदाउट ब्रेड जो है इमेजिन नहीं होता था। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। तो विलेज में ये बेकर कितना इंपॉर्टेंट होता था उसके लिए वर्ड्स जो हैं सफिशिएंट नहीं है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब लेडी के लिए बहुत कंपलसरी था कि उसे ब्रेड, सैंडविचेस किसके बनते हैं? ब्रेड के बनते हैं ना, तो उसे अपनी डॉटर की एंगेजमेंट हो तो वहाँ पे सैंडविच बनाने कंपलसरी हैं, बहुत ज़रूरी होते थे, ठीक है। केक्स एंड बोलिहान्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब डॉटर की एंगेजमेंट पे क्या ज़रूरी है? सैंडविच बनाने, और दूसरे त्योहारों पर क्या ज़रूरी है? केक और बोलिनहांस। बोलिनहांस एक कुकीज़ होते हैं, बिस्किट टाइप जो होते हैं, देखो आप, और ये क्रिसमस पर या दूसरे फेस्टिवल्स पर बहुत ज़रूरी होते थे। तो यहाँ पे आपको हर पार्टी में बताया जा रहा है कि क्या क्या किस किस के लिए ज़रूरी है ना। तो फेस्टिवल्स के लिए क्या था? केक्स एंड बोलिनहांस, है ना। डॉटर्स की एंगेजमेंट हो, एंगेजमेंट के ओकेजन पर सैंडविचेस, ठीक है। पार्टी और फीस्ट में क्या होता था? ब्रेड, और मैरिज गिफ्ट्स क्या होते थे? बोल। ध्यान रखना है आपको। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो इस तरह से जो बेकर की जो भट्टी का गांव में होना एब्सोल्युटली इसेंशियल होता था, बहुत ही ज़रूरी होता था, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि बेकर की कितनी इंपॉर्टेंस थी। चलिए आगे चलते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे बेकर के ड्रेस के बारे में। तो बेकर या जो उस टाइम ब्रेड सेलर होता था उन दिनों में, तो उसकी एक पिक्यूलियर, एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल पीस होता था, एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक आती थी, ठीक है ना बच्चों। और इन आर चाइल्डहुड वी सा, अब वो कह रहा है कि तब तो ऐसे ही पहनते थे, लेकिन जैसा हमारे राइटर ने देखा है, वो कह रहा है कि हमारे बचपन में, राइटर कह रहा है कि हमने हमारे बचपन में वी सा बेकर्स, हमने बेकर्स को देखा वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। कि जो ब्रेड सेलर होते थे वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे, जो कि आजकल आप कैपरी देखते हैं ना, जो कि हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती है और पैंट से थोड़ी छोटी होती है। वो कह रहा है कि इन आर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स, कि हमने हमारे बचपन में, यानी कि जो उनके पूर्वज थे वो कबाई ड्रेस में देखते थे इन ब्रेड सेलर्स को, लेकिन राइटर कह रहा है कि हमने हमारे बचपन में बेकर्स को कैसे देखा है? वियरिंग ए शर्ट, एक शर्ट पहने हुए और ट्राउज़र पहने हुए, विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, यानी कि पूरी पैंट जो होती है वो उससे छोटा होता था ट्राउज़र, एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था, ठीक है। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a pedder। आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहने हुए दिख जाता है तो जो कि बिल्कुल थोड़ा सा घुटनों से नीचे होती है, उसे ये कमेंट सुनने को मिल जाता है कि दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। पैडर कौन? ब्रेड सेलर। ब्रेड सेलर को, बेकर को पैडर कहा जाता था, ठीक है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो है अपने बिल्स को कलेक्ट किया करता था, अपने जो पैसे थे वो कब कलेक्ट करता था? ध्यान रखना है आपको, एट द एंड ऑफ द मंथ।
मंथ के लास्ट में। जैसे हमारे घर में कोई मिल्कमैन आते हैं, दूध देने के लिए आते हैं ना, हम उनसे मंथली दूध लेते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और फिर लास्ट में हम जो पूरा टोटल बिल होता है वो उन्हें पे कर देते हैं। तो ऐसे ही बेकर जो अपना बिल है वो एंड ऑफ द मंथ लिया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, पूरे जो अकाउंट था, हिसाब किताब पूरे महीने का रखा जाता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, कहाँ पे रखा जाता था? पेंसिल से किसी दीवार पर, यानी कि पूरा जो रिकॉर्ड रखा जाता था वो पेंसिल से किसी दीवार पर लिख कर रखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो पुराने दिनों में बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत ही मुनाफे वाला व्यवसाय था, प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे, वो प्रॉस्पेरस लाइफ जीते थे, वो एक हैप्पी फैमिली होती थी, वो हैप्पी लाइफ जीते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, ही और उसका परिवार यानी कि बेकर और उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स होते थे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे और प्रॉस्पेरस दिखते थे, समृद्ध होते थे, पैसा होता था उनके पास में। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, प्लम फिजिक्स का मतलब होता है प्लीजेंटली फैट बॉडी, यानी कि मोटा शरीर, गोलमोल सा जो शरीर था उनका, वो एक खुला टेस्टिमनी था, एक खुला प्रूफ था, एक खुला सबूत था कि वो कितने हैप्पी हैं, अच्छे खाते पीते घर के हैं, वो इसका प्रूफ था उनका, जो उनकी जो बॉडी थी, है ना। ओपन टेस्टिमनी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और क्वालिटी, यानी कि जिसको सरेआम से चीज़ साफ साफ दिखती है, सबको दिखती है। तो इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो आज भी कोई पर्सन जो कि जैक फ्रूट लाइक की तरह दिखता है, जैक फ्रूट होता है कटहल की तरह एक होता है गोल मोटोल सा फ्रूट, तो उस जिसकी फिजिकल अपीयरेंस वैसी होती है, जैक फ्रूट की तरह होती है, उसे ईजिली बहुत आसानी से बेकर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये पढ़ा गोवा के बेकर्स के बारे में। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है कि हमें पढ़ते पढ़ते छोटी छोटी चीज़ें याद भी हो गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा इसका सेकंड पार्ट कुर्क। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू बच्चों।